गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अनामिका है और मैं आपके सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री उसकी क्लास लूँगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ जो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से आपका कराते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले आती है इसमें कैलोरीज। कोई भी खाद्य पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं जिससे उससे हमें फूड से एनर्जी मिल रही है वो हम किस में काउंट करते हैं, उसको कैलोरीज में। या एक सिंपल वे में ये कह लीजिए कि जो भी हम फूड ले रहे हैं अपनी बॉडी में, जो भी हम लेते हैं उसकी एनर्जी को हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हम किस में काउंट करेंगे, कैलोरीज में। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, हमने खाना खा तो लिया, लेकिन हमें कितनी ऊर्जा मिली, उससे कितनी ताकत मिली है, कितनी एनर्जी मिली है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए एक कैलोरी जो है पॉइंट सेट किया गया है। तो उस जो कैलोरीज जो भी हम ऊर्जा है हमारी, उसको हम कैलोरीज में काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो यह 1 ग्राम मात्रा, जो 1 ग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। मीन्स अगर हम जो भी हमारी बॉडी है, अगर मान लिया हमने 1 ग्राम पानी लिया है तो वो हमारी कितना हमें ताकत देगी, 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान बढ़ा देगी हमारी बॉडी में जाके। उसे हम कैलोरीज कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी में 1000 किलो कैलोरी होती है तथा इसे किलोग्राम कैलोरी में प्रदर्शित करते हैं। मीन्स अगर हम 1 किलो कैलोरी हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो उसे 1000 किलो कैलोरी हमारी बॉडी में पैदा हो जाएगी। इसे हम किलोग्राम कैलोरी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब है बात ऊष्मा की आई है। ऊष्मा जो है किससे पैदा होगी, जो भी हम खाना खाएंगे उसके द्वारा क्या होगी, हमारी बॉडी में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हम ऊष्मा को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है। यह किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है। मीन्स जो भी हमने किसी भी चीज़ को हम अपनी बॉडी में खाने को ले रहे हैं, कोई किसी भी खाने को, तो उसके द्वारा जो हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की। अब है आपका कैलोरीमीटर। ऊष्मा मापने की क्रिया को कैलोरीमीटर कहते हैं। मीन्स ऊष्मा हम किसके द्वारा माप सकते हैं, कैलोरीमीटर के द्वारा माप सकते हैं। तथा जिस यंत्र के द्वारा ऊष्मा का मापन होता है उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ओके, जो ऊष्मा मापने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। और जो यंत्र होता है ऊष्मा मापने का उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं आपकी, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ये देखिए, प्रत्यक्ष विधि में हम अटवाटर, रोसा, बेंडिक्ट कैलोरी मापी का उपयोग करते हैं। किस विधि का उपयोग करते हैं, अटवाटर, रोसा, बेंडिक्ट कैलोरी मापी का उपयोग करते हैं। ये आपका डायरेक्ट होगी, मीन्स प्रत्यक्ष विधि हो गई। इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में किसी भी व्यक्ति को एक विशेष कक्ष में बैठा दिया जाता है, जिसमें से जो ऊष्मा है आपकी वो ना बाहर आ सकती है ना ही जा सकती है। इस कक्ष के आसपास निश्चित मात्रा में पानी बहता रहता है। इस पानी का ताप प्रयोग से पूर्व तथा प्रयोग के बाद जो है हम ज्ञात कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। श्वसन में ली गई ऑक्सीजन ऑटोमीटर के द्वारा माप लेते हैं। मीन्स जो हम सांस छोड़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन है उसको हम किसके द्वारा, जो श्वसन है, हम जो सांस ले रहे हैं, मीन्स ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं उसको हम किसके द्वारा मापते हैं, ऑटोमीटर के द्वारा। तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सोडा लाइम, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मीन्स और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको हम किस में अवशोषित करते हैं, जल वाष्प, सोडा लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तथा फिर उत्पन्न हुई ऊष्मा की गणना कर लेते हैं। और फिर जो भी उसके द्वारा जो दोनों जो छोड़ी गई है और जो ली गई है, हमारी जो सांस है, छोड़ी गई ऑक्सीजन कितनी थी और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, उसके द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी हम उसको क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। फिर है अप्रत्यक्ष विधि। यह विधि प्रत्यक्ष विधि जो है आपकी अप्रत्यक्ष विधि से थोड़ी सी सरल है। इस विधि में ली गई ऑक्सीजन तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ज्ञात कर लेते हैं। मीन्स इसमें भी ऑक्सीजन जो है, ली गई ऑक्सीजन और छोड़ी गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज्ञात कर लेते हैं तथा फिर श्वसन का गुणांक करते हैं।
ठीक है। इसकी निम्न 2 विधियां हैं। पहली है समृद्ध चक्रीय विधि। इस विधि में क्या होता है देखते हैं। इस विधि के से अर्थात मान तभी प्राप्त होते हैं जब प्रयोग 24 घंटे तक चले। ठीक है, इसका रिजल्ट तभी आता है जब ये प्रयोग हम 24 घंटे तक लगातार करेंगे। इस विधि में व्यक्ति को शिक्षण कक्ष में बैठा दिया जाता है तथा वायु के साथ ऑक्सीजन मिला के, मीन्स जिस एक जो भी रूम हम सेट करके उसमें बैठाएंगे उसमें वायु तो होगी, लेकिन साथ में अलग से जो है क्या करेंगे हम ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं उसी में। ठीक है, तथा वायु के साथ ऑक्सीजन मिलकर कक्ष में प्रवाहित करते हैं। श्वास द्वारा बाहर आने वाले ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को H2SO4 तथा सोडा लाइम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इस प्रकार श्वसन गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन नाइट्रोजन की मात्रा को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब है आपकी इसमें विवृत चक्रीय विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति को नाक क्लिप के द्वारा बंद कर दी जाती है। जो विवृत चक्रीय विधि है इसमें क्या होता है, उस ऊपर वाली में तो समृद्ध चक्रीय विधि में क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति को कक्ष में बैठा दिया जाता है और 24 घंटे तक उसकी जो चलती है वो विधि 24 घंटे तक लगातार होती है। ठीक है, और विवृत चक्रीय विधि में क्या होता है, इस व्यक्ति की नाक पर एक क्लिप द्वारा बंद कर दी जाती है व्यक्ति की नाक, और ताकि वह मुंह से ही श्वसन करे, ताकि मुंह में माउथ पिक भी लगा दिया जाए जिसमें बल्ब लगे होते हैं, जिससे वह व्यक्ति वायुमंडलीय हवा श्वसन के लिए उपयोग करता है तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड थैले में इकट्ठी होती है। बैग में एकत्रित गैस मीटर द्वारा माप लेते हैं तथा ये बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग में जो है यहाँ पे गलती हो गई थी, तो ये आपका दोबारा आ गया है। ठीक है, ये इसमें पूरा है, ये देखिए, वायुमंडलीय हवा श्वसन के द्वारा उपयोग करता है तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड थैले में इकट्ठी होती है। बैग में एकत्रित गैस मीटर द्वारा, बैग में जो एकत्रित गैस होती है वो किसके द्वारा मापते हैं, मीटर द्वारा माप लेते हैं तथा हेल्डन गैस विशेषक के द्वारा, किसके द्वारा, हेल्डन गैस विशेषक के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं तथा फिर श्वसन का गुणांक का माप ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब स्कोप देखिए आप बायोकेमिस्ट्री में, जो बायोकेमिस्ट्री का उपयोग है, मीन्स क्षेत्र कहाँ कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बायोकेमिस्ट्री किसे, अगर हमने आपने बीएससी करी है या एमएससी करी है, उसके बाद अगर हम स्कोप देखें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक तो मेडिसिन लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो भी मेडिसिन है उनका भी सबका टेस्ट होता है, कितनी वो उससे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही हैं या वो कितना काम करेगी हमारी बॉडी में जाके, ये सब। एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी जीव जीवाणु, जो मेडिकल लाइन में ही समझ लीजिए। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारी जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा ही हम इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट है तो उसमें भी हम जो है माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ही जा सकते हैं। अगर हमने माइक्रोबायोलॉजी करी है से पढ़ाई करी है तो ही हम जा सकते हैं। फिर है आपका इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़रूरत होती है। फिर न्यूट्रिशन के फील्ड में आपको पता ही है, जैसे अभी बताया कि हर चीज़ में कैलोरीज और ऊष्मा सब चीज़ काउंट की जाती हैं और तभी हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है। और फिर है आपका इम्यूनोलॉजी, फिर है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सब जो डिपार्टमेंट है इसका क्या है, स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करके हम इन फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट ये वाला टॉपिक बच्चों अपने ख़त्म हो गया है। अगर आपको कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप जूम क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट सेकंड यूनिट, तो वो हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। जल्दी रखो। अब देखें यहाँ पर ये वाला ना